हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स सीए फाउंडेशन। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे थ्योरेटिकल पार्ट है फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी एज वेल एज ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। तो सबसे पहली चीज हम लोग को जाननी है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, द अकरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी भी चीज की होने की या नहीं होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज की होने की या नहीं होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी भी दो ब्रॉड डिवीजन में डिवाइडेड है। दैट इज वन इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड वन ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। क्या क्या है? एक होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जस्ट अ सेकंड, एक होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वन इज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट। ठीक है, पर्सनल इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, इट इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। क्लियर एकदम? जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है इट इज यूज्ड इन नॉर्मली मैनेजमेंट। ठीक है, ये अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहाँ पे यूज होगी, दैट इज मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहाँ पे यूज होगी, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। क्लियर एकदम? और आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी है ये इनिशियली किसका ब्रांच था? इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। राइट नाउ इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बट इनिशियली इट वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर एकदम? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, ये अपने को जाननी है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम इज नॉट नोन। समझ लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो जो मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर मी। एक डाइस है मेरे पास, उसको मैंने रोल किया, तो एक डाइस को जो मैं रोल कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्लियर एकदम? नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? आउटकम और रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब, समझ लीजिए मैंने कॉइन को टॉस किया, तो जब मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जब अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूं तो मेरे पास क्या आ सकता है? 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आना या हेड या टेल आना, दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज इवेंट। क्लियर है एकदम? ठीक है, नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एकदम सिंपल सा चीज है। समझ लीजिए अगर मैं डाइस को रोल कर रहा हूं, तो डाइस को अगर मैं रोल करता हूं तो क्या क्या मेरे पास आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो ये सारे के सारे मेरे लिए क्या है? सैंपल स्पेस। एक कॉइन को टॉस करता हूं, तो कॉइन को टॉस करने से मेरे पास क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये मेरे लिए क्या है? सैंपल स्पेस। क्लियर एकदम? ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं सिंपल इवेंट के बारे में। सिंपल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू फर्दर इवेंट इज कॉल्ड, इज सेड टू बी सिंपल। अब कहने का मतलब, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, ठीक है, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मैं फर्दर इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता और डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, कंपोजिट इवेंट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट इवेंट को हम लोग कंपाउंड इवेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड इवेंट। तो कंपोजिट इवेंट का मतलब क्या होता है? ए कंपोजिट इवेंट इज वन दैट कैन बी डिकम्पोज इनटू 2 और मोर इवेंट्स। कहने का मतलब, अगर मैं 2 या 3 कॉइन को टॉस करता हूं, समझ लीजिए 2 कॉइन को टॉस करता हूं, तो एक बार मैं टॉस करूंगा तो हेड आ सकता है, दूसरी बार जब मैं टॉस करूंगा टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, या और कुछ भी आ सकता है, सॉरी नॉट और कुछ, हेड या टेल ही आ सकता है। क्लियर एकदम? तो यहां पे क्या हो रहा है? इवेंट डिकम्पोज हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? इवेंट 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट इवेंट या कंपाउंड इवेंट। क्लियर एकदम? सिंपल इवेंट का मतलब फर्दर इवेंट्स डिकम्पोज नहीं हो सकते, मतलब डिवाइड नहीं हो सकते। कंपोजिट इवेंट का मतलब फर्दर इवेंट डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर एकदम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इवेंट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इवेंट। ठीक है, तो पहला टाइप हमारे पास क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट। यहां पे इस चीज को समझना अच्छे से। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या हुआ? इफ टू इवेंट्स हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस देन इट इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली। देखिए, अगर मैं एक
कॉइन को टॉस करता हूं, ठीक है, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो जो हेड है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज ऑल्सो 1/2, और जो टेल है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज ऑल्सो 1/2। तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। जब हमारी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है, इफ टू इवेंट्स हैव नथिंग इन कॉमन देन इट इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब समझते हैं इसको। सेम एग्जांपल लेता हूं कॉइन का ही। अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या कभी दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? क्या दो इवेंट कभी एक साथ अकर हो सकते हैं क्या? दो इवेंट कभी भी एक साथ अकर नहीं हो सकते, हेड और टेल एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वेयर द इंटरसेक्शन बिटवीन टू इवेंट्स इज जीरो, वेयर द इंटरसेक्शन बिटवीन टू इवेंट्स इज जीरो। क्लियर एकदम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये चीज आप लोग को याद रखनी है, P of A intersection B is equal to 0, it is called as mutually exclusive events। मतलब A और B मेरे दो इवेंट्स है, उनके बीच में इंटरसेक्शन जो है वो जीरो है। क्लियर है, दो चीज कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इवेंट्स फ्रॉम विच वी गेट एंटायर सैंपल स्पेस, फ्रॉम विच वी गेट एंटायर सैंपल स्पेस। मतलब दो इवेंट का अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिलना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, समझ लीजिए एक मेरे पास समझ लीजिए डाइस है, ठीक है। तो एक डाइस को अगर मैं रोल करता हूं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास सैंपल स्पेस बन रहा है। क्लियर है। अब मैं पहला इवेंट मान रहा हूं, पहला इवेंट मैं मान रहा हूं कि गेटिंग अ ऑड नंबर, ठीक है। तो गेटिंग ऑड नंबर पे मेरे पास क्या आ सकता है, 1 3 और 5, और दूसरा इवेंट मान रहा हूं गेटिंग एन इवन नंबर, तो क्या आ सकता है मेरे पास 2 4 और 6, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 3/6, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 3/6, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूं, इन दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हो ये दो इवेंट का अगर मैंने यूनियन किया तो मेरे पास सेम टू सेम फिर क्या आ गया, सैंपल स्पेस ही आ गया। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे इवेंट को हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है एकदम, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जहां पे दो इवेंट के बीच का इंटरसेक्शन जीरो होता है। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होता है, जहां पे दो इवेंट का यूनियन अगर करेंगे इट शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सैंपल स्पेस के बराबर है। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या दिखे, the probability of event A, the probability of event A is equal to number of outcomes favorable to event A divided by total number of outcomes। से एकदम सेम कैसे, देखिए एक कॉइन इज टॉस्ड, समझ लीजिए एक कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। एक बार एक कॉइन को टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या हो सकते हैं, 1/2। तो यहाँ पे जो 1 है ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, एंड व्हाट इज दिस टू, दिस इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है एकदम, ठीक है। फिर इसके में दूसरी चीज क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कहां से कहां तक लाई करती है, इट ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1, 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है एकदम, 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लाई करेगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं इसको, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर एकदम। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर 1 हो जाए इसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब 100%, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब 0%। क्लियर एकदम, ठीक है। फिर इसके में मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस किसी भी चीज की होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस, मतलब किसी भी चीज की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस करते हैं इट इज इक्वल टू 1। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज ओड्स इन फेवर ओड्स अगेंस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। ओड्स इन फेवर का मतलब होता है सक्सेस बाय फेलियर, ओड्स अगेंस्ट का मतलब होता है फेलियर बाय सक्सेस। एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए एक बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है, एक बास्केटबॉल प्लेयर है हमारे पास, ठीक है। बास्केटबॉल प्लेयर ने क्या किया, 5 शॉट्स लिए, ठीक है। कितने शॉट्स लिए, 5 शॉट्स लिए, ठीक है।
उसमें से जितनी बार वो बास्केट में मारेगा डेट विल बी सक्सेस, और जितनी बार नहीं मार पाएगा डेट विल बी फेलियर। ठीक है, तो मान लेता हूं कि उसने 3 बार बास्केट कर दिया। ठीक है, 3 बार उसने बास्केट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा उसके लिए, सक्सेस। क्लियर। और 2 बार नहीं किया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फेलियर। क्लियर ये चीज, ठीक है एकदम। अब अगर मेरे को निकालना है ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर, तो ओड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है, सक्सेस बाय फेलियर। क्लियर, ये क्या हो गया, ओड्स इन फेवर। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस कितना है 3, फेलियर कितना है 2, सो दिस इज ओड्स इन फेवर इन दिस केस। ठीक है, अगर ओड्स अगेंस्ट का बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओड्स अगेंस्ट का बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 2/3, दैट इज फेलियर बाय सक्सेस। क्लियर ये चीज। अब अगर यदि मैं आपको यहां से क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो। सक्सेस कितनी बार मिली, 3 बार, शॉट्स कितने मारे, 5 बार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी हो जाएगी, इट विल बी 2/5। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, समझ लीजिए हमारे पास 2 इवेंट है। ठीक है, हमारे पास समझ लीजिए 2 इवेंट है, ए और बी। ठीक है, ये ए और बी हमारे पास 2 इवेंट है। इन 2 इवेंट की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। दोनों इवेंट की जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली तो देखा कि हम लोगों ने दोनों इवेंट को 2-2 बार कैलकुलेट कर लिया, तो उसमें से क्या करेंगे, इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन पार्ट है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू जो आपने पढ़ा था, सेट्स में पढ़ा था। ठीक है, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, मतलब 2 इवेंट के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, 2 इवेंट के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो P ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग नॉर्मली कब यूज करते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चंस में एटलीस्ट का कंडीशन होता है। कैसा कंडीशन होता है, एटलीस्ट का कंडीशन। जब क्वेश्चन में एटलीस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कंडीशंस हो, तो हम लोग यूज करेंगे P ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ ए इंटू P ऑफ B। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए हमारे पास 2 कंटेनर है। ठीक है, कितने कंटेनर है, 2 कंटेनर है। एक कंटेनर में मैं समझ लिया 3 बॉल ले रहा हूँ, दैट इज रेड बॉल ले लेता हूँ। ठीक है, और जो दूसरा कंटेनर उसमें समझ लिया 3 बॉल ले रहा हूँ, दैट इज ब्लैक बॉल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 2 केसेस लेने वाला हूँ। पहला केस, केस 1। ठीक है, सॉरी, केस 1 में मैं क्या करने वाला हूँ कि हमें एक एक करके बॉल निकालनी है 2 बार। ठीक है, एक एक करके बॉल निकालनी है 2 बार, और रिप्लेसमेंट के साथ। एक बॉल निकाली, फिर उसके बाद में मैं डाल दूंगा, एक बॉल निकाली, फिर उसके बाद में मैं डाल दूंगा। तो पहले केस में मैं निकालूंगा रेड बॉल। ठीक है, पहले केस में रेड बॉल, दूसरे केस में भी रेड बॉल ही निकाल दूं, समझिए, दूसरे केस में भी रेड बॉल निकालता हूँ। ठीक है, तो पहले केस में जब मैं रेड बॉल निकालूंगा, फर्स्ट केस में जब मैं रेड बॉल निकालूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फर्स्ट केस में जब मैं रेड बॉल निकालूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इट विल बी 3/6। मैंने एक बॉल निकाली। ठीक है, मैंने एक बॉल निकाली, फिर मैं दोबारा उसके अंदर डाल देता हूँ, फिर कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ। अब दोबारा फिर से मैं रेड बॉल निकाल रहा हूं, तो फिर मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इट विल बी अगेन 3/6। अब आप यहां पे आप देख सकते हो कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं हो रही, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं हो रही। मतलब हमारा जो सैंपल स्पेस है, दैट वाज इनिशियली इट वाज 6, नाउ आल्सो इट इज 6। ठीक है, सैंपल स्पेस हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो इवेंट्स है हमारे कैसे इवेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब हमारा सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट केस 2 हमारा क्या है कि समझ लीजिए मैं बॉल एक निकाल रहा हूं और रिप्लेस नहीं कर रहा,
एक बार मैंने निकाली, उसको निकाल के रख दिया और रिप्लेस मैंने नहीं किया। क्लियर एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेड बॉल निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट केस में जब रेड बॉल निकालूंगा तो इट विल बी 3/6। क्लियर एकदम, ठीक है। और मैंने रिप्लेस नहीं किया, अब दूसरे केस में भी रेड बॉल निकाल रहा हूं, तो अब इस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, इट विल बी 2/5, बिकॉज एक बॉल तो मैंने ऑलरेडी निकाल ली, तो मेरे पास 2 रेड बॉल बची, तो इट विल बी 2/5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सैंपल स्पेस था वो चेंज हो गया, पहले 6 था, अब वो कितना हो गया, 5 हो चुका है। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। क्लियर एकदम, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर हमारा सैंपल स्पेस चेंज नहीं हो रहा है, अगर हमारा सैंपल स्पेस चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है, दैट इज डिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कंडीशन क्या बनता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। क्लियर। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर हमारे पास 3 इवेंट्स है, अगर हमारे पास 3 इवेंट्स है, A B C 3 इवेंट्स है, इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्लियर एकदम, ठीक है। अगर हमारे पास 3 इवेंट है तो इस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है जो काफी बार आईसी में पूछा गया है कि अगर हमारे पास 3 इवेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास 3 इवेंट है तो हाउ मेनी कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल द 3 इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, कितने कंडीशन चाहिएंगे उन 3 इवेंट को इंडिपेंडेंट होने के लिए, कितने कंडीशन चाहिएंगे। ठीक है, हमारे पास समझ लीजिए ए बी सी 3 इवेंट्स हैं, ठीक है, कितने कंडीशन चाहिएंगे इन 3 इवेंट को इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो पहला कंडीशन इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B शुड बी इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन P ऑफ B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P ऑफ B इंटू P ऑफ C। तीसरा कंडीशन P ऑफ C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू P ऑफ C इंटू P ऑफ A। और चौथा कंडीशन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C should be equal to P of A into P of B into P of C. So we need 4 conditions for all these 3 events to be independent. I hope it is clear to everyone. Next topic is conditional probability. Conditional probability का मतलब क्या होता है? It is a probability of an event where another event has already occurred. It is a probability of an event where another event has already occurred. कहने का मतलब समझ लीजिए हमारे पास 2 इवेंट है A और B, ठीक है, 2 इवेंट क्या है A और B, हमारे पास समझ लीजिए 2 इवेंट है, ठीक है। अब हमें समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, A की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है, ए की निकालनी है वेयर बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, जहां पे ये कह रहा है कि जो दूसरी इवेंट है बी वो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो पी ऑफ ए बाई बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा बनता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। कहने का मतलब देखिए कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन कहां से निकालनी है, बी तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब ए की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो बी में से ही निकालनी है। कहां में से निकालनी है, वो बी से ही निकालनी है। अब जो ये हमारा बी है ये बन चुका है सैंपल स्पेस, ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है हमारा सैंपल स्पेस। तो अब हमारा फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल इवेंट क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। क्लियर है ये चीज, क्लियर है एकदम, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी हैज ऑलरेडी अकर्ड का मतलब जो हमारा बी है वो अब बन चुका है सैंपल स्पेस, और बी के अंदर ए इवेंट कितना बाकी रह गया उसकी प्रोबेबिलिटी अब हमें निकालनी है। इसलिए हमारा फॉर्मूला बनता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इसको उल्टा कर दूं पी ऑफ बी बाय ए, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P ऑफ A। क्लियर है। तो इस केस में हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे होंगे हम लोग, B की निकाल रहे होंगे, कहां से,
ए से निकाल रहे होंगे, ठीक है एकदम। नेक्स्ट इज रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। समझ लीजिए हमारे पास एक कॉइन है, ए कॉइन इज टॉस्ड, a coin is tossed 3 times, ठीक है। what is the probability of getting head, ठीक है, ये समझते हैं। एक कॉइन को कितने बार टॉस किया हम लोगों ने, 3 बार टॉस किया। हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। तो सबसे पहला काम लोग करते हैं, इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो 3 बार टॉस हुआ, इसका मतलब इसका सैंपल स्पेस बनेगा 2 to the power 3 दैट इज 8। ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, पहले हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, ये लिख लेते हैं। फिर दोबारा लिख लेता हूँ हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, ठीक है। अब फर्स्ट 4 पे हेड लगा देता हूँ और सेकंड 4 पे टेल लगा देता हूँ। ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस दैट इज इक्विवेलेंट टू 8, सॉरी दैट इज इक्विवेलेंट टू 8। अब क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। अब जो हेड है वो कितनी बार आ सकता है, एक बार नहीं भी आ सकता, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ऐसा भी हो सकता है कि हेड ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही हेड आए, ऐसा हो सकता है 2 बार आए और ऐसा हो सकता है 3 बार आए। तो यहाँ पे जो मैंने p ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 2, 3 जो लिखा है, ये x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस x इज ओनली कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, रैंडम वेरिएबल। क्लियर एकदम, ठीक है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए x इक्वल टू 0 मतलब एक भी हेड नहीं आ रहा। तो एक भी हेड नहीं आने का कंडीशन कौन सा हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज 1/8। क्लियर एकदम, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस कितना 8 है, तो टेल टेल कितना है, एक बार है, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू 1, p ऑफ x इक्वल टू 1 तो एक बार हेड आ रहा है। तो एक बार हेड आने का पॉसिबिलिटी कौन सा है, एक तो ये, फिर उसके बाद में एक ये और एक ये, तो कितने हो गए टोटल 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3/8। क्लियर है। 2 बार हेड होने की कितनी हो जाएगी, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसके लिए भी क्या लिख सकता हूँ 3/8। 3 बार हेड मतलब तीनों बार में हेड आए तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी ये। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 1/8। तो ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी। क्लियर एकदम। एक बार आने का 3/8, 2 बार आने का 3/8, 3 बार आने का 1/8, एक बार भी नहीं आने का सॉरी 1/8। अब देखिए ये सही है या नहीं, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, अगर इन सब का सम करें इट शुड बी इक्वल टू 1। इन सब का अगर हम लोग सम करते हैं ये किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, रैंडम वेरिएबल का। क्लियर एकदम, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको समझाता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल लीजिए या मीन बोल लीजिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू और यू कैन से मीन वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने केस क्या क्या लिया था, एक्स पे क्या क्या केस लिया था, 0, 1, 2 और 3। सेम एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। और सब में हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, इसमें आई थी हमारे पास 1/8, इसमें 3/8, इसमें 3/8 और इसमें 1/8। इनका सम था 1 के बराबर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए, रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स, ठीक है। जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल रहेगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारी प्रोबेबिलिटी के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 + 3 6, सॉरी 3 + 6 9, 9 + 3 12, 12/8 हमारे पास आ रहा है
4 से फिर कटेगा तो इट विल बी 3/2, दैट इज 1.5 हमारी क्या आ रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे, नॉट प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 1.5। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो या मीन वैल्यू निकालो, तो एकदम सिंपल है, पहले आप रैंडम वेरिएबल निकाल लीजिए, फिर उसके बाद में आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जानते हैं कि वेरिएंस कैसे निकालेंगे इसका, वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास तरीका फॉर द वेरिएंस, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दो। और ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास एक्स रहेगा इसका आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। 0 1 4 9। अब आपको क्या करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए, देखिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी उसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और सम कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक बार हमारे पास वेरिएंस आ गया तो उसके बाद में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या होगा, जो भी हमारे पास वेरिएंस रहेगा उसका स्क्वायर रूट, जो भी हमारे पास वेरिएंस रहेगा उसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर एकदम, ठीक है। अब दो चीज और जान लेते हैं, अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का सम करना हो, समझ लीजिए दो वेरिएबल है उनका एक्सपेक्टेड वैल्यू का सम करना हो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ई ऑफ एक्स प्लस वाई अगर हमें करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। अगर मल्टीप्लीकेशन करना है दो एक्सपेक्टेड वैल्यू का तो क्या कर सकते हैं, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।